नमस्कार। स्वदेशी हाँ जी। आत्मनिर्भर भारत आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में आज हम जिन महानुभावों से मिलेंगे, आप हैं आदरणीय डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जी। आपका स्वागत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। और आज का जो विषय है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इस समय बहुत ज्वलंत विषय है। जो जनजाति बंधु हैं अपने, जो धर्मांतरण कर लेते हैं, उस विषय को लेके हम बात करेंगे आज, डीलिस्टिंग को लेकर के। तो अपने साथ में आदरणीय डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जी हैं, राष्ट्रीय सह संयोजक हैं जनजाति सुरक्षा मंच में। 2012 में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी झारखंड में है, वहां से आपने पीएचडी किया है। और पीएचडी भी आपका बहुत ही सुंदर और अपनी संस्कृति पे है। हिंदू संस्कृति, मतलब संथाली संस्कृति और हिंदू संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन। तो स्वागत अभिनंदन है आज आपका, आज स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जी। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। जी, अपने बारे में थोड़ा चर्चा करें। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अपने बारे में आप बताएं, जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, आप नमस्कार। जी जी नमस्कार, आप कंटिन्यू रहिए, आपका आवाज आ रहा है सब जगह पे, बोलिए। अच्छा अच्छा। मैं दुमका झारखंड में रहता हूँ। और जैसे आपने बताया, जनजाति सुरक्षा मंच का कार्य में मैं हूँ। राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व है। और देश भर में हमारा जो जनजाति सुरक्षा मंच का कार्य जो चल रहा है, मैं उसमें भी भ्रमण करता हूँ, प्रवास करता हूँ। और जो दीर्घ काल से हमारा जनजाति समाज का जो मांगे हैं, वो जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए ये मुहिम देश भर में चल रहा है। तो आज इस संबंध में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। जी, तो जो विषय है, आज का विषय बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर, बहुत ज्वलंत, हम सभी लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं पहला प्रश्न जानना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जी। जो ये अपने जनजाति बंधु हैं, जो जनजाति समाज के लोग हैं, ये जब धर्मांतरित हो जाते हैं, है ना, हमारा विषय धर्मांतरण को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो जो जनजाति बंधु हैं, वो जब धर्मांतरण कर लेते हैं तो उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये एक विषय है। पहला हम उसी से प्रश्न पूछेंगे कि जो डिलिस्टिंग है, डिलिस्टिंग क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सभी को, डिलिस्टिंग क्या है। जी 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 जी। वास्तव में जो एक तो होता है लिस्ट, और उस लिस्ट से बाहर करना, डिलिस्ट करना, ये डिलिस्टिंग है। तो जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति है, वो अपना जो मत, विश्वास, जो परंपरा, रीति रिवाज, मैंने सनातन धर्म, जो उनका स्वधर्म है, उनका स्वधर्म सनातन धर्म को जो छोड़ देता है और अन्य कोई विदेशी धर्म को अपना लेता है, संस्कृति को अपना लेता है, वैसे लोगों को आरक्षण से वंचित करना, जनजाति आरक्षण से इसको वंचित करना, इसी को हम डिलिस्टिंग बोलते हैं। तो यही मुहिम पूरे देश भर में ये अभियान अभी चल रहा है। जी, आवाज नहीं आ रहा है। मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि जनजाति सुरक्षा मंच जिस प्रकार से आंदोलन कर रही है, बहुत तेजी से भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आदिवासी आदिवासी कौन है। जी जी जी। वास्तव में अनुसूचित जनजाति जो है, ये भारत का जो संवैधानिक जो नाम है, वो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति ये है। आदिवासी कहने से हम सभी इस देश के आदिवासी हैं। उस हिसाब से आदिवासी का अर्थ ये होता है
तो आदि काल से जो निवास करने वाले वो सभी आदिवासी हैं उस प्रकार से। लेकिन संवैधानिक जो नाम है जनजाति, अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति वो है जिनका अपना विशिष्ट संस्कृति है, परंपराएं हैं, विशिष्ट संस्कृति बोलेंगे इसको, और एक भौगोलिक रूप से जो अलग थलग क्षेत्र में निवास करते हैं। और दूसरा तीसरा जो बिंदु है वो संकोची स्वभाव के होते हैं। और चौथा जो बिंदु है आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार से सामाजिक रूप से थोड़ा पिछड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर के इनका जो पहचान है जनजाति का ये है, मैंने उनका जो विशिष्ट संस्कृति मुख्य रूप से ये है। और मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक संस्कार विधियां हैं, तो उनको जो पालन करते हैं, जैसे देवी देवता है, उनके पर्व त्योहार है, उनका जन्म के समय का संस्कार है, बाकी सभी ये उनका विशिष्ट संस्कृति है। तो इसको जो पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, वो जनजाति हैं। इसको जो छोड़ दिए वो जनजाति नहीं कहेंगे उनको, ये बात है। विशिष्ट संस्कृति की आपने बात की है ना। आज हम जिन विषय को लेकर बैठे हैं उस विषय का अब प्रश्न जो है आपके सामने आएगा। डीलिस्टिंग के विषय को लेकर के जो भारतवर्ष में हर जगह आंदोलन कर रहे हैं हमारे आदिवासी बंधु, तो आंदोलन करने के क्या कारण है ना, क्यों कर रहे हैं आंदोलन डीलिस्टिंग विषय को लेकर? जी 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 मैं एक्चुअली किसी धर्म विशेष का जनजाति सुरक्षा मंच कोई विरोधी नहीं है। ईसाई अथवा मुस्लिम इत्यादि किसी का विरोधी नहीं है और विरोधी हो भी नहीं सकता है। हम भारत में सभी हम स्वतंत्र हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय मत विश्वास धर्म को मान सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि वो जो जनजाति बंधु अपना संस्कृति को छोड़ देता है, अन्य विदेशी संस्कृति को अपना लेता है, हम जानते हैं वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो अल्पसंख्यक होने के नाते आरक्षण, उनका जो भी फैसिलिटी है व्यवस्था, वो अल्पसंख्यक को मिलता है। और वो होने के बाद भी वो आरक्षण का लाभ वो एसटी का भी वो लेता है। तो हम इसका खिलाफ करते हैं कि वो जिसके लिए हमको आरक्षण मिला है कि संस्कृति का रक्षण करने के लिए, उसी के लिए हमको मिला है, और लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम उसका विरोध करते हैं कि उसको डिलिस्ट करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं हम धर्म का विरोधी नहीं है, ये बात है। ठीक है, धर्म विरोधी नहीं है। जब धर्मांतर हो जाते हैं जो अपने आदिवासी जो बंधु है जनजाति समाज के लोग हैं, उनको उस लिस्ट से डिलीट करना चाहिए। इसलिए ये मुद्दा चल रहा है ना, कुल मिला के ये कहना है आपका? हाँ जी जी। तो इसमें डॉक्टर कार्तिक उड़ा है, मैंने जब देखा तो उसमें एक डॉक्टर कार्तिक उड़ा है जिसने डिलिस्टिंग को लेकर के बहुत काम किया है। तो थोड़ा सा आप उनके बारे में बताएं कि डॉक्टर कार्तिक उड़ा कौन है और डिलिस्टिंग को लेकर के क्या काम किया है, और थोड़ा सा बताएं आप उनके बारे में। जी 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 बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। डॉक्टर कार्तिक उरांव जी झारखंड के गुमला जिला के रहने वाले थे और 1924 29 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ। और वो इतना मेधावी थे, बाद में उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से, और वहाँ इंजीनियर बने और सर्विस भी किया। बाद में उनको लगा कि और भी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तो विदेश चले गए, जर्मनी और ब्रिटेन उस क्षेत्र में, और वहां भी कई प्रकार का उन्होंने उपाधि डिग्रियां हासिल की और फिर वहां विदेश में भी उन्होंने कार्य किया। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो ब्रिटिश सरकार को एक जो पावर प्लांट, ऑटोमेटिक पावर प्लांट के बारे में एक उन्होंने प्रारूप दिया था सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, तो बहुत नाम कमाया। बाद में पंडित नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो उनको पता चला भारत का एक जनजाति युवा और इतना प्रतिभाशाली है, उन्होंने इस प्रकार का काम किया है कमाल का। तो नेहरू जी उनसे मिले और कहा कि कहाँ तुम हीरा जैसा आदमी यहाँ छिपे हुए हो, चलो तुम भारत इंडिया चलो।
तो उनके निवेदन पर फिर वो भारत आए और यहाँ पर रांची में उनको सर्विस मिला, वो चीफ डिजाइनर इंजीनियर के पद पर। और वहाँ जो उन्होंने देखा कि यहाँ रांची के आसपास जो उराव है, मुंडा है, उनका बहुत ही दयनीय स्थिति। तो उन्होंने कहा कि सर्विस करने से तो मेरा परिवार का भला हो सकता है, लेकिन समाज का क्या भला होगा। और बाद में उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ये अन्याय है। उनको ध्यान में आया कि ऐसे धर्मांतरित जो व्यक्ति हैं जो 80% लाभ ले रहे हैं, बाकी मूल जनजाति को बहुत थोड़ा सा लाभ मिलता है। इसलिए उन्होंने सर्विस भी त्याग दिया और कहा कि ये सदन तक ये आवाज उठाना चाहिए। उन्होंने 67 में चुनाव, 62 में पहला चुनाव लड़ा लोहरदगा से, और 67 में एमपी बने। और पहला वो कार्तिक उराव जी एक पहला व्यक्ति थे इस जनजाति का जो महत्वपूर्ण मांग को 1967 में लोकसभा में उन्होंने उठाया। 235 एमपी शुरू में उन्होंने हस्ताक्षर करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया। बाद में 1970 में 348 एमपी राज्यसभा लोकसभा दोनों का, और उन्होंने पुनः दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराया, संयुक्त संसदीय समिति का गठन कराया, जो जेपीसी बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। उसमें 33 मेंबर थे, लोकसभा के 22 और राज्यसभा के 11 मेंबर थे। स्वयं कार्तिक उराव भी मेंबर थे। मेघालय के इमोन सिंह संगमा भी एक मेंबर थे, जो धर्मांतरित व्यक्ति थे वो। और उसका सिफारिश ये था संयुक्त संसदीय समिति का, जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, उनका धारा 341 संविधान का, उसके अंतर्गत एक प्रावधान है, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ करके और कोई विदेशी ईसाई मुस्लिम हो जाएगा तो उस दिन से अनुसूचित जाति का आरक्षण से वंचित हो जाता है, सूची से बाहर हो जाता है। वैसे ही जनजाति का जो अनुसूचित जनजाति है, धारा 342 है, तो 342 में यही प्रावधान, जैसे 41 में वैसा प्रावधान 342 में भी होना चाहिए। जो जनजाति अपना जो सनातन धर्म को छोड़ देता है तो उनको आरक्षण से वंचित करना चाहिए, वंचित होना चाहिए, ये सिफारिश था। दुर्भाग्य से ये दोनों ही नहीं हुआ। दोनों कार्तिक उराव का मांग और जेपीसी का जो संयुक्त संसदीय समिति का, दोनों मांग अधूरा रह गया। उसी को पूरा करने के लिए और जनजाति सुरक्षा मंच का 2006 में ये गठन हुआ। तब से ये कार्तिक उराव का, जेपीसी का मांग जनजाति सुरक्षा मंच लगातार ये उठाते आ रहा है समाज के अंदर में, देश भर में। जी, तो बहुत सारी जानकारी आप बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अच्छा, आपने जिस प्रकार से बताया कि डॉक्टर कार्तिक उराव झारखंड के रहने वाले और राज्यसभा सांसद रहे और बहुत सारे कार्य किए, तो जैसे वो तो कांग्रेस के रहने वाले थे, कांग्रेस में राजनीति कर रहे थे, लेकिन अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लोगों का चल रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है, जो इस प्रकार से कार्यक्रम चला रहा है जनजाति सुरक्षा में। मैं जानना चाहूंगा, क्या सही में जो ये लोग बोल रहे हैं, जो अपोजिशन बोल रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ये डिलिस्टिंग को लेकर के, तो क्या सही है ये? क्या थोड़ा बताएंगे आप इनके बारे में? जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जनजाति समाज का एजेंडा है, न कि किसी राजनीतिक दल का और पार्टी का। इसमें क्योंकि सभी दल का, सभी पार्टी का अपना अलग एजेंडा रहता है और उसमें किसी जाति, पंथ, संप्रदाय का वो बात नहीं करता है। यदि वो करता है तो वो सांप्रदायिक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, ये बिल्कुल भी गलत है और ये हो भी नहीं सकता। ये संपूर्ण जनजाति का ये मांग है, डिमांड है, उसका एजेंडा है और किसी पार्टी खास विशेष का ये एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं एक प्रश्न और जानना चाहूंगा आपसे कि जो अभी मैं पिछले 3-4 दिन में देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में, झारखंड हो गया, असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बहुत सारे जगह पे मैं जो देख रहा हूँ कि जो जनजाति बंधु को लेके जो विषय चल रहा है, उनके खिलाफ में, उनके विपक्ष में ईसाई कम्युनिटी ने विरोध रैली कर रहे हैं, ठीक है ना? ईसाई कम्युनिटी विरोध रैली कर रहा है, जबकि वो विरोध रैली किसको करना चाहिए? जो धर्मांतरित हो जा रहे हैं उनको करना चाहिए, लेकिन ये ईसाई कम्युनिटी कर रहा है उन सबके साथ में मिलके। अगर वो नहीं भी कर रहे होंगे तो ईसाई कम्युनिटी पूरी तरीके से उनको प्रभावी बना रहा है,
तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका क्या मुद्दा, क्या इनका स्टैंड है, क्या ये करना चाह रहे हैं? तो थोड़ा सा इससे बताएंगे क्या आप, क्योंकि आप पूरे भारत भर में प्रवास करते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप इन पे प्रकाश डालिए कि ये विरोध में क्यों रैली कर रहे हैं। जी जी जी, असल में ये एक तो आदिवासी या जनजाति ये ईसाई नहीं हो सकता है, या ईसाई जनजाति नहीं हो सकता है, दोनों बात। तो ये अवैध तरीके से जनजाति का आरक्षण का लाभ 70 वर्षों से ये लेते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। और आज जब जनजाति समाज जाग गया पूरे देश भर का अपना हक अधिकार के लिए, तो इनको बहुत मिर्ची लग गया और इसीलिए तड़फड़ा रहे हैं। और उल्टा सीधा ये ईसाई आदिवासी महासभा बना करके और इस प्रकार का जसपुर नगर से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के और अन्य राज्य में भी ये करना शुरू कर दिए कि क्योंकि उनका अवैध तरीके से जो खा रहे हैं ना, आज हम जाग गए हैं और हम अपना अधिकार को पहचान रहे हैं, तो इसीलिए उनको बहुत खराब लग रहा है और ये इसीलिए ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। ये ज्यादा दिन इनका नाटक नहीं चलेगा, बहुत दिनों तक हम लोगों ने उनको झेला है और हम लोगों ने सहन किया है। अब जनजाति समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा इस प्रकार का अवैध तरीके से एक प्रकार चोरी छिपे ये हमारा सारा आरक्षण का लाभ मैंने 80% ये ले रहे हैं, तो इनका छीना जा रहा है, छीना जाएगा। ये कानून अब तो बनेगा ही बनेगा, डिलिस्टिंग का ये मुद्दा, तो इसीलिए इनको ये विरोध करना शुरू किया है। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, तो आपने कहा कि जनजाति ईसाई नहीं हो सकता, ईसाई जनजाति नहीं हो सकता, तो अगर कोई जनजाति धर्मांतरित हो जा रहा है तो उनको उस जो शेड्यूल ट्राइब का जो फायदा है उसको छोड़ देना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का लाभ नहीं उठाना चाहिए, कुल मिला के ये कहना है। और आप लोग खुद भी अपनी जगह पे, क्योंकि आप जब धर्मांतरित हो जाने तो आप जाइए उधर रहिए, है ना, आप ये क्यों शेड्यूल ट्राइब का फायदा उठा रहे हैं? तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, इसी में एक प्रश्न और निकल के आता है कि जो ईसाई है इनकी मानसिकता क्या होती है? ये ज्यादा मैं देखता हूँ जनजाति समाज के लोग हैं उस क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य करते हैं, तो ये क्या सोच के इनके मन में क्या चीजें रहती है जो वहां पे कार्य करने का उनका मन बनता है कि मैं वही काम करूं? थोड़ा सा बताएंगे क्या ईसाई की मानसिकता क्या है? जी जी, ये जो ईसाई मिशनरीज का जो मानसिकता है, ये अंग्रेज के काल से ही इनका यही मानसिकता है कि सारा जो सनातन जो संस्कृति है और सनातन जनजाति जो समाज के जो लोग हैं उनको पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उनको समाप्त करना और सबको अपने उस मत में लाना, मैंने ईसा मसीह की जो मत है उसमें लाना, और वही श्रेष्ठ हैं और वही गॉड उनके श्रेष्ठ हैं, बाकी के तुच्छ हैं और उसी के माध्यम से स्वर्ग मिलेगा। इसलिए बाकी लोग विधर्मी हैं, इसलिए धर्म में सभी को धर्मी बनाना और सबको स्वर्ग के रास्ते में ले जाना, यही उनका मनस्थिति है। इसलिए बाकी तो अंधविश्वासी हैं, जनजाति पेड़ का पूजा करते हैं, सूर्य का पूजा करते हैं, पानी नदी का जल का पूजा करते हैं, पत्थर का पहाड़ का पूजा करते हैं, तो ये अंधविश्वासी लोग हैं और इसलिए वो विधर्मी है, धर्म नहीं है उनका। तो इनका ये अपने को बड़ा सुपर समझते हैं, जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने को उच्च मानते हैं, तो ऐसा उनका मानसिकता है। मैं यही दृष्टि से बाकी को देखते हैं, लेकिन आरक्षण फिर उन्हीं के नाम से वो लेते हैं। जी, तो अपने साथ में सलबिया सिंह जी हैं, आर्यन सिंह जी हैं, आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको शो नहीं कर रहा हूँ। सोनू कुमार जी हैं, आलोक कुमार जी बिहार से जुड़े हैं, सिमरन कुमारी जी महाराष्ट्र से हैं, आप IIM से MBA आसाम से काफी सारे अभिनंदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो एक प्रश्न लेके आऊंगा, एक प्रश्न जानना चाहूंगा और सभी लोग जानना भी चाहते हैं। असम के सुनील सिंह है, वो जानना चाह रहे हैं प्रश्न कि जो ये ईसाई समाज है, जो ईसाई लोग हैं, ये समाज में समाज को तोड़ने का अलग अलग षड्यंत्र जो चल रहा है, इनका जो षड्यंत्र चल रहा है, इस प्रकार का ये षड्यंत्र रचते हैं और समाज को तोड़ने का प्रयास करके उनको अपने में जोड़ने का
काम चलता है, तो थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। जी जी जी, ये तो बहुत पुराना षड्यंत्र इनका है। पूरे वर्ल्ड को, विश्व भर में उनका जो 80 से भी ज्यादा देश जो ईसाई देश है, और पूरे भारत को भी और ईसाई बनाना, ईसाई देश बनाना चाहता है। ऐसे करके ये तो साम्राज्यवादी शक्ति है। और कुल मिलाकर के इनका जो षड्यंत्र है, ये जो सनातन धर्म को, इसको समाप्त करना, उसके चाहे जनजाति हो चाहे गैर जनजाति हैं, सब उसमें सभी आते हैं और उस हिसाब से वो कर भी रहे हैं। बने नगर के अंदर में बड़ा बड़ा जो कॉन्वेंट खोल करके रखा है, कॉन्वेंट स्कूल में बड़ा भारी फीस भी रखता है। कौन लोग का बच्चा वहां पढ़ने के लिए जाता है? तो नगरवासी के लोग जाते हैं, हिंदू समाज के बच्चे जाते हैं। तो उनका मानसिकता उसी हिसाब से हो जाता है। जो उनका जो अंग्रेजों का था ना कि मैकाले जो का शिक्षा नीति के तहत जो है, और सब मैकाले मानस पुत्र तैयार हो रहे हैं, तो उनके सपोर्टर हो रहे हैं। तो एक तो यही चल रहा है। और दूसरा प्रकार का ये जनजाति समाज को टारगेट करके कहते हैं कि तुम जनजाति, तुम हिंदू नहीं हो, तुम अलग हो। ये जो हिंदू हैं ये आर्य लोग हैं, तुम जनजाति समाज के आदिवासी तुम अनार्य हो। ये जो आर्य है ये बाहर से आया, और ये तुम ही तो असली मालिक हो, तुम ही तो यहाँ के मूलवासी हो, बाकी तो बाहरी हैं। इसका बाहरी भीतरी का ये षड्यंत्र चल रहा है। ये मूलवासी और हालीवासी, इसका ये चल रहा है। और हिंदू है कि तुम हिंदू नहीं हो, ये इस प्रकार का ये चल रहा है। ये दोनों, ये सभी जो बातें हैं, हम वास्तव में सभी जो सनातन युग से, सत्य युग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से हम रहते आए हैं इस देश में। हमारे राम, कृष्ण, शंकर सब हमारे पूर्वज हैं, और उनके जो वंशज हैं, हम सभी के सभी आदिवासी हैं, सभी के सभी हम इस देश के मूलवासी हैं। और हमको इस प्रकार से कोई बाहर से नहीं आया, सभी इस देश के मूल हैं। ये गलत अभी भी ये जो मैक्स मूलर जैसा व्यक्ति इस प्रकार का जो थियोरी आर्य अनार्य का सिद्धांत को जो कहा, ये गड़ा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अभी तक वो कोई प्रमाण नहीं दे सका, कोई साबित नहीं कर सका कि आर्य बाहर से, आर्य इस देश का मूल है। वो जनजाति और गैर जनजाति सभी इस देश के मूल है, कोई बाहरी नहीं है। तो इस प्रकार का ये षड्यंत्र उसका चल रहा है। जनजाति, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जनजाति समाज को तोड़ने का, अलग थलग करने का और बाद में स्वीकार करने का ये कर रहा है। आज वो इस प्रकार से बोलता है कि हम लोग भी जनजाति है, ऐसा बोलता है। जो धर्मांतरित जनजाति, धर्मांतरित जो व्यक्ति है, जो ईसाई बन गया, वो बोलता है हम जनजाति हैं। तो यहाँ पर एक बात समझने का है, जो व्यक्ति जिस दिन बनता है, माने ईसाई बनता है, कैसे बनता है? तो बपतिस्मा लेता है, उस दिन कसम खाता है कि आज के बाद से पूर्व के जो गॉड है, पूर्व के जो भगवान है, उसको मैं त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ, और आज के बाद से नए गॉड और गॉड के प्रथम पुत्र माने ईसा मसीह और गॉड, उन्हीं पर विश्वास करेंगे। यदि इसको छोड़ करके अन्य पर हम विश्वास करेंगे तो महापाप होगा। इसलिए वो यदि ऐसा बोलता है मैं जनजाति का भी मानता हूँ और उधर का भी मानता हूँ, ये गलत बात है, मान नहीं सकता है। या तो ईसाई को धोखा देता है या जनजाति को धोखा देता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। तो ये इस प्रकार का इनका नाटक है, ढोंग है, इसको सबको समझने का जरूरत है। ठीक है मनीष जी? ठीक है, तो एक विषय में आपके सामने है, कुमार विवेक जी हैं, स्वागत है। आपने लिखा है, आप जनजाति समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, है ना? थोड़ा सा बताएं कि जो अभी जिस प्रकार से ईसाई कम्युनिटी अपोजिशन रैली जब करता है तो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता है ना? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जिस प्रकार से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्पना लिया है, तो मुझे लगता है कि उसमें हर प्रकार के सभी को
साथ मिला के चलना पड़ेगा, तभी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरी होगी। जैसे शिक्षा में बात करें तो नई शिक्षा नीति आने के बाद बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, उसी प्रकार से डीलिस्टिंग को लेकर के डीलिस्टिंग में तो ये बहुत सारे कृषि हो गया, रोजगार हो गया, फिर समाज संस्कृति दुनिया भर की चीजों में और धीरे धीरे होगा, तभी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरी होगी। तो मुझे लगता है जो डीलिस्टिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और डीलिस्टिंग होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात जिस प्रकार से आपने बताया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर आप अपने धर्म से अलग हो गए, अपने जात से अलग हो गए, और एक और था उसमें कि जो भगवान भोलेनाथ का नहीं वो किसी का नहीं, तो जिस अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आप जनजाति बंधु को देखिए, उनसे ज्यादा स्वदेशी तो आपको भारत नहीं पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि उनका तन मन रहन सहन सारा स्वदेशी है, पहनावा ओढ़ावा खान पान सब स्वदेशी है, और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी वहीं से पूरा होगा। अगर हम खो देंगे जनजाति बंधु को, तो भारत का अस्तित्व, भारत की अस्मिता सब खत्म हो जाएगी, जिस प्रकार से आपने बोला। तो मैं एक प्रश्न और लास्ट में लूंगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जनजाति बंधु है, जनजाति बंधु जो नहीं भी है, जो इस भारतवर्ष में रहता है, भारतवर्ष के अलावा जो भारत से बाहर कहीं भी रहता हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भारत और दुनिया भर के जहां भी हमारे जनजाति समाज के बंधु रहते हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपना जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, अपना जो स्वधर्म है, अपना जो पूर्वजों से जो हमको संस्कृति जो मिला है, धर्म, उसको संजो करके रखना, बचा करके रखना, यही हमारा जो पूजा पद्धति है, ये हमारा पहचान है। और पहचान को कभी भी खोने नहीं देना, उसको उसका संरक्षण ये करना, और उसके साथ और इस प्रकार का जो जो षड्यंत्र है दुनिया भर में, ये चाहे जो ईशा का हो, मूसा का हो या वामपंथी का हो, समाज तोड़क और देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र जो चल रहा है, उससे अवगत होना और दूसरे समाज के बंधु को भी और बताना सही बात क्या है, सही बात बताना, और उस भ्रम जाल में कभी भी फंसना नहीं, और अपना संस्कृति को बचा करके रखना और सब प्रकार से विकास करना, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। अजय ये बताइए, जो जनजाति सुरक्षा मंच जो है, इनकी स्थापना कब हुआ है? जी, मैं थोड़ा सा उल्लेख किया था पहले, पुनः मैं आपको बताता हूँ। सन 2006 छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में 30 अप्रैल और 1 मई 2006 देश भर के 14 राज्य के और 85 प्रतिनिधि जनजाति समाज के अधिकतर उसमें विद्वान लोग थे, और 2 दिन तक चिंतन मंथन किया, और बाद में सोचा गया कि जनजाति सुरक्षा मंच का गठन किया जाए। तो ये 2006 में गठन हुआ। 2006, क्योंकि सुनील उड़ा है, ये झारखंड से हैं, उनका प्रश्न था कि अगर किसी को जुड़ना हो इस मंच में तो कैसे, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इस मंच में, थोड़ा सा बताएं। 2-3 लोगों का प्रश्न है कि अगर मुझे भी जुड़ना हो और इस प्रकार का कार्य में उनका दिलचस्पी है तो क्या करें, बताइए थोड़ा सा। जी जी जी, हमारा मंच पूरे देश भर में है, और सभी राज्य में इसका इकाई है, सभी प्रांत में, राज्य में इसका टोली बना हुआ है, हर राज्य का संयोजक और टोली है। तो आप उससे जुड़ सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे हमसे आप संपर्क करेंगे, मैं आपको जिस राज्य से आप आते हैं मैं वहां पर आपको लिंक करा दूंगा वहां पर, है ना। जी, मैं एक देख रहा हूँ विषय, इसमें राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा 2009 में, है ना, और राष्ट्रपति जी का कि इस तरह ये जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जनजातीय समुदाय के प्रमुख लोगों ने मुलाकात की और 28 लाख लोगों का हस्ताक्षर सौंपा गया। 28 लाख लोगों का, ये जी बहुत जी बड़ी संख्या, 28 लाख लोग
तो एक बहुत बड़ी क्रांति पहले ही हो चुकी है और अब एक बहुत बड़ी क्रांति अब आने वाली है और बहुत जल्द ही भारत सरकार विभिन्न विषयों पर ध्यान देते हुए अभी हाल ही में अपने जो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि को भी पूरा राष्ट्र में मनाने के लिए स्वीकृति दे दी। उसी प्रकार से डीलिस्टिंग का मुद्दा और हर प्रकार का मुद्दा हम सभी के सामने होगा और ये सफल भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी, उरांव जी, आप बहुत ही सुंदर आपने बताया और मैं जुड़ा रहूंगा और जिस भी लोगों का जो प्रश्न होगा मैं जरूर आपको भेजूंगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें और इसी प्रकार से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को आप सभी लोग लेके या आप सामने जिस प्रकार से बोलेंगे मैं लेके आते रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र उरांव जी, आप आए कार्यक्रम में। जी जी नमस्कार। कार्यक्रम में आपका